हाय, मैं हूँ डॉक्टर शरयू। मैं जनरल सर्जन हूँ और गए 20 साल से मैं ब्रेस्ट डिजीज़ेस एंड ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम कर रही हूँ। मुझे कोलोप्रोक्टोलॉजी में फेलोशिप है। मैं एफमास एंड डीमास भी हूँ और मास्टर डिग्री इन ओबेसिटी एंड मेडिकल एस्पेक्ट एंड इट्स मैनेजमेंट में मैंने ली है। मास्टर क्लास इन एक्सरसाइज मैंने किया है। तो ये मैं फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है मैं 2023 में बना रही हूँ। ये फर्स्ट वीडियो है मेरा इस साल का और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी जो पूरी ब्रेस्ट की सीरीज़ है उसमें ब्रेस्ट एब्सिस के ऊपर काफ़ी सवाल आए हैं कि एक बार ब्रेस्ट एब्सिस का ट्रीटमेंट होने के बाद में क्या फिर से ये होता है, एक स्तन में होने के बाद क्या दूसरे स्तन में भी होता है, चीरा लगाना ज़रूरी होता है क्या, एंटीबायोटिक्स कितने दिन लेना पड़ता है, और अगर मैं लैक्टेटिंग मदर हूँ तो इंसिजन एंड ड्रेनेज मैंडेटरी है क्या, यानी चीरा लगा के पस निकालना ज़रूरी है क्या, या तो फिर मैं एंटीबायोटिक्स ले सकती हूँ क्या, और ले रही हूँ तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बच्चे के ऊपर तो नहीं होंगे। बाप रे, इतने सारे सवाल आए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ये सवालों का सारा जवाब मैं इस क्लास में आप सभी को दे दूँ। तो सबसे पहले बात ये है कि जब हम ब्रेस्ट एब्सिस की बात करते हैं, काफ़ी कॉमन डिजीज़ है लेडीज़ में, कोई भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर एज है लैक्टेटिंग मदर का और उसके बाद का दौर। तो लैक्टेटिंग मदर है तो इसमें एक्यूट मैस्टाइटिस भी होता है, एक्यूट ऑन क्रॉनिक मैस्टाइटिस भी होता है। एक्यूट मैस्टाइटिस यानी रिसेंटली जब आपको हो गया किसी डक्ट के ब्लॉकेज की वजह से, तो आप तुरंत ही ट्रीटमेंट लेने के लिए चले जाते हो क्योंकि दर्द इतना होता है कि आप सह नहीं पाते हो। लेकिन कुछ लेडीज़ जो है वो घरेलू ट्रीटमेंट करती है और इसमें क्या होता है, या बहुत सारे पेन किलर्स ले लेने की वजह से क्या होता है कि अंदर ही अंदर तुम्हारी ब्रेस्ट जो है ये डैमेज होती है और काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स जो होते हैं ब्रेस्ट में। तो ये बिल्कुल भी मत सोचो कि किसी एक ही कंपार्टमेंट में एब्सिस हुआ है। जब भी पस होता है ये या मवाद जो बोलते हैं वो होता है तो सभी क्वाड्रेंट इन्फेक्ट हो जाते हैं और कुछ क्वाड्रेंट्स का जो एब्सिस है, जो पस है, वो दवा से ठीक हो जाता है। लेकिन जहाँ क्वाड्रेंट्स में डैमेजेस ज़्यादा हो गए वहाँ पस जमा हो जाता है। और अगर हम लोगों ने सही तरीके से इसे ड्रेन नहीं किया, एक क्वाड्रेंट से किया, दूसरे क्वाड्रेंट से हमने नहीं किया, तो कुछ दिन के बाद में वहाँ पे फिर से वो उभर आता है। तो स्कैन करना पड़ता है, अल्ट्रासोनोग्राफी करना पड़ता है, डिफाइन कर लेना पड़ता है कि भाई कितने क्वाड्रेंट इन्फेक्ट हुए हैं, दोनों साइड में करना पड़ता है। कभी कभी भी लेडीज़ क्या आती, मुझे एक ही साइड की तकलीफ़ है, एक ही साइड का करो, दूसरे साइड को देखो ही मत। ऐसा नहीं रहता, दोनों साइड का हमेशा सोनोमेमोग्राफी करना चाहिए। और एक्सिलरी स्कैन तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आ जाते हैं तो वो ट्रीटमेंट मोडेलिटी में बहुत ज़्यादा उसका महत्व होता है। और नीपल से पस आता है, नीपल से पस आना भी एक बहुत ही यानी डिनोट करता है कि तुम्हारा टोटल ब्रेस्ट है ये इन्फेक्ट हो चुका है। जब नीपल से 2-4 जगह से पस आना शुरू हो जाता है। बाइलेटरल ब्रेस्ट डिजीज़ यानी दोनों ब्रेस्ट डिजीज़ में अगर पस हो रहा है तो वो एक साइड में नहीं, दोनों ब्रेस्ट में होता है और ये क्रॉनिक होता है। क्रॉनिक का मतलब काफ़ी दिन से तुम्हें तकलीफ़ होती है और तुम पेन किलर और पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं, उसके वजह से वो ठीक ही नहीं होता है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि अगर लैक्टेटिंग मदर हो और एब्सिस पस हो गया तो इंसिजन एंड ड्रेनेज ये जो प्रोसीजर है ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है। पस जो है एक छोटे से चीरे से निकल आ जाता है और वो कभी भी नीपल
और एरियोला कॉम्प्लेक्स में वो चीरा नहीं लगना चाहिए, वो दूर लगना चाहिए। और उसकी जो प्रॉपर ट्रैक है वो ट्रैक तैयार करते हैं डॉक्टर्स लोग, यानी मैं करके देती हूँ। और एक बार पस निकल गया तो फिर पेशेंट 2 या 3 दिन में ही फीडिंग चालू कर सकते हैं। और अगर शुरू नहीं भी किया तो हमारे पास ब्रेस्ट पंप होते हैं, जिस पंप से हम वो ब्रेस्ट जो मिल्क जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर वो ब्रेस्ट मिल्क अच्छा है तो आप वो फीडिंग बॉटल में देकर आप फीड कर सकते हैं। इसके वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप उसे रेफ़र कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूँगी। और लैक्टेटिंग मदर का ये भी सवाल है कि फिर से हो सकता है क्या? भाई हमने एक आधा क्वाड्रेंट मिस किया तो फिर से तो हो सकता है। एंटीबायोटिक्स लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल सभी एंटीबायोटिक्स बहुत सेफ़ होते हैं, बच्चे के ऊपर कोई असर करने वाले नहीं होते हैं। तो ये वाला सवाल जो है ये बिल्कुल ही बेहुदा सवाल है जो आप डॉक्टर से पूछते हो कि भाई आप ये एंटीबायोटिक्स दे रहे हो तो हमारे बच्चे के ऊपर कोई असर होगा क्या? अगर बच्चे के ऊपर असर होता है तो आप बीमार रहना चाहती हो क्या? आपको ये ब्रेस्ट एब्सिस अच्छा लगता है क्या कि आप हेल्दी रहोगी उस एब्सिस के साथ में? हमें तो माँ और बच्चे दोनों का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे बेहुदा सवाल जो है वो डॉक्टर से ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। गूगल थोड़ा सा पढ़ के या थोड़ा सा किसी यूट्यूब को पढ़ के खुद को डॉक्टर मत बनाओ और खुद का डायग्नोसिस करना छोड़ दो। बेटर है कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास में जाओ और अच्छे से उनसे ट्रीटमेंट करा लो। रही बात क्रॉनिक मैस्टाइटिस, बहुत दिन से आपको ब्रेस्ट में तकलीफ़ है, पस हो रहा है, निपल से पस आ रहा है, यहाँ हम लोग चीरा तो नहीं मार सकते, लेकिन हम लोग ब्रेस्ट डिजीज़ को कौन सा डिजीज़ है ये डिफ़ाइन करके पेशेंट को ट्रीट ज़रूर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इन्फ्लेमेटरी लंप होता है और सोनोमेमोग्राफी में वो पिकअप होता है, हाथ को भी वो पल्पेट होता है, तो ये इन्फ्लेमेटरी लंप जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हर एक डक्ट से ऐसे पट 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 बहुत सारा पस निकलता है। और इसे हम फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट कर लेते हैं, ग्रैन्युलोमेटस लीजन है कि क्या है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो उस वक्त वो जो कंडीशन है वहाँ पे एब्सेस अगर कहीं होता है, कहीं छोटी जगह से वो फूटता है, लेकिन अगर रेसिडुअल लंप है यानी गांठ है तो उसे एक्सरसाइज करके हमें उसका हिस्टोपैथोलॉजी करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो मोडेलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट्स है ये कहीं पर बदलने वाली नहीं है, इसलिए होम्योपैथी या इतर यानी दूसरी कोई दवाएं ट्राई करना भी बेकार है। इसमें पता है आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट ही ज़रूरी होती है। अगर आपको कोई इन्फ्लेमेटरी लंप है और कहीं छोटा मोटा पस हो रहा है, कोई भी एज में अबाउट 35 to 60 के तरफ एज में कहीं पर भी आपको निपल से पस निकल रहा है और रेसिडुअल ब्रेस्ट में लंप आपको पाल्पेट होता है या स्कैन में आपको मिलता है, तो आपको इसे वो जो लंप है वो एक्सरसाइज करना पड़ता है। हालांकि काफ़ी डिफ़िकल्ट जाता है क्योंकि बहुत सारे फीडर वेसल्स वहाँ पे होते हैं, तो टेक्निकली ऑपरेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन हम कर लेते हैं। और ये लंप्स निकालने के बाद में पेशेंट को अगर ग्रैन्युलोमेटस लीजन्स आते हैं तो हमें ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छे से करना पड़ता है। शायद 6 महीने साल भर भी एंटीबायोटिक्स आपको खिलाना पड़ता है, कभी कभी एंटी ट्यूबरकुलोसिस के ड्रग भी हमें आपको देना पड़ता है। तो ये हो गया पस के बारे में, ब्रेस्ट एब्सेस के बारे में इतने सारे सवाल थे, तो मैंने सोचा नए साल में आपको इन सभी सवालों का मैं जवाब दे दूं। एंटीबायोटिक्स लेना अच्छा होता है, कोई हार्मफुल नहीं होते हैं, और जो हार्मफुल होते हैं तो उसकी जो केयर है वो डॉक्टर्स लेते हैं और पेशेंट्स को साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में उन्हें बता भी देते हैं। और अगर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो ड्रग विथहेल्ड करके दूसरा ड्रग उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में
कमेंट्स ज़रूर लिख देना, सवाल ज़रूर लिख देना, आंसर देने की मैं कोशिश करूँगी। और एक बात, नए साल में थोड़ा शेयर भी कर देना। धन्यवाद।